नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू विद्या आराधना एकेडमी। मेरा नाम है शौम्यजीत और मैं आपके साथ देने वाला हूं केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में। हम लोग करेंगे बायोलॉजी और उस सब शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि केवीपीवाई में क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। तो आपको तो पता ही होगा, आप एग्जाम दे रहे हैं कि दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है 15 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में आता है 5 क्वेश्चंस। लेकिन वेटेज वाइज देखें तो फिर पार्ट 1 में आपको +1 मिलता है हर करेक्ट आंसर के लिए और पार्ट 2 में आपको +2 मिलता है हर करेक्ट आंसर के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि केवीपीवाई के सिलेबस में क्या है बायोलॉजी के लिए। मैंने ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो पहला सेक्शन है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बाद रखा है प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये दोनों बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद रखा है सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स। सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स जब हो जाएगा हम करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हो जाने के बाद लास्ट में हम करेंगे इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो ये गया सिलेबस। शुरू करते हैं पहला यूनिट के साथ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर देखोगे तो बस 6% क्वेश्चन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से आ चुके हैं एंड अगर देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन पेपर में आपको। तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन है कि which one of the following sequences represent the correct taxonomical hierarchy? Option A, species, genus, family, order. Option B, order, genus, family, species. Option C, species, order, genus, family. Option D, species, genus, order, family. So, ये याद रखने के लिए दोस्तों मैं एक सेंटेंस याद रखता हूँ। वो सेंटेंस क्या है दोस्तों? Dear King Philip came over for good soup. Dear King Philip came over for good soup. तो D से है डोमेन, K से है किंगडम, P से है फाइलम, C से है क्लास, O से है ऑर्डर, F से है फैमिली, G से है जीनस और S से है स्पीशीज, है ना? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहला जो है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ओवर फॉर गुड सूप, आपको पहले ही आंसर मिल गया पहले ऑप्शन में। तो ऐसे अगर आप कुछ न्यूमोनिक्स याद रख सकते हैं तो बहुत इजी होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज अ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? जिनका प्रॉपर ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स नहीं होता है, जिनका वास्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं। सो वो जनरली छोटे होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं एंड दे प्रेफर शेडी प्लेसेस। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है लिवरवर्ट, वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनस एंड फर्न, इनमें से आपको पता है कि लिवरवर्ट जो है वो एक ब्रायोफाइट है। क्यों? लिवरवर्ट जो है आप देखेंगे ऐसे दिखता है, इसका कोई ट्रू रूट या स्टेम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने और भी लिख के रखा था कि ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स के थ्रू अटैच होता है और इसका कोई प्रॉपर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है। सो इसीलिए लिवरवर्ट जो है ब्रायोफाइट है। करेक्ट आंसर इज ए, लिवरवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज द बॉडी सेगमेंटेड? सेगमेंटेशन का जब भी बात आता है दोस्तों तो मेरे को याद आता है अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। तो अर्थवर्म्स का फाइलम क्या था? एनिलिडा था, है ना? सो बाकी सब देखने से पहले मेरे को देखना है कि एनिलिडा है भी कि नहीं, है ना? ऑप्शन सी में पॉरीफेरा आपको पता है स्पंजेस होते हैं, उसमें सेगमेंटेशन होता नहीं है। प्लैटीहेलमिंथस फ्लैट होता है, उसमें सेगमेंटेशन होता नहीं है। और एकिनोडर्माटा रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। स्टारफिश तो उसमें भी कोई सेगमेंटेशन नहीं है। एनिलिडा इज द proper and best answer for this and Annelida is the correct answer. अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है दोस्तों, आप सबको पता है। ये बॉम्बिक्स मोरी जो है सिल्कवर्म, ये कौन सी ऑर्डर में आती है? ये बस आपको तो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा।
आंसर है लेपिडोप्टेरा। सिल्क वर्म लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स? तो इसमें तो दो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। बैट अपना मैमल है और फ्रॉग है एम्फीबियन। आर्माडिलो या प्लैटिपस? प्लैटिपस के बारे में आपको अगर नहीं पता है दोस्तों तो फिर प्लैटिपस इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बचपन में वो पेरी द प्लैटिपस देख के बड़ा हुआ था मैं, इसीलिए वहाँ पे जिफ रखा है। लेकिन प्लैटिपस के बारे में अगर बायोलॉजिकली हम बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि रेप्टाइल्स के तरह प्लैटिपस में वेनम्स होते हैं, बर्ड्स की तरह वो एग्स ले कर सकते हैं एंड just like mammals they have hair and they do lactate. So it is a connecting link. Connecting link दोस्तों क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आज डायनासोर है तो कल इंसान आ गए। सो बीच में बहुत सारे मिडिल में एवोल्यूशन में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज कनेक्टिंग लिंक्स दैट इज देयर। इट इज अ वेरी वेरी क्यूट एनिमल। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये अपना एक मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आप अगर देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, सबसे इजी होता है कि मेरे को पता होता है अगर मैच द फॉलोइंग में सबसे इजी जो लगता है लेफ्ट साइड में वो ढूंढता हूँ राइट साइड में। जैसे यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा मुझे पता है रेडियल सिमेट्री होता है S3। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं देखूंगा कि S3 कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को पता है डेफिनेटली एकिनोडर्माटा रेडियल सिमेट्री देता है, स्टारफिश है ना। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में S3 नहीं है, तो फिर पहले मेरा दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया 50-50। अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे एनिलिडा। हमने अभी सीखा है, मतलब सीखा नहीं है जस्ट रिवाइज किया है कि एनिलिडा में सेगमेंटेशन होता है। तो Q4 अभी देखते हैं Q4 कहाँ पे है। Q4 ये देखिए ऑप्शन बी में आ गया Q4, ऑप्शन ए में Q1 दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपका बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको मिल गया, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मोलस्का में रेड्यूला होता है और निमाटोडा में स्यूडोकोलन होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। P2, Q4, R1 एंड S3। ठीक है, तो मैं बस आपको इतना ही समझा रहा हूं कि आप इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे। आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट TMV और टोबैको मोज़ेक वायरस? नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये टोबैको को इन्फेक्ट करता है। तो सॉरी retake. Which of the following is true about the tobacco mosaic virus? टोबैको मोज़ेक वायरस नाम से ही तो आपको पता चल रहा है कि टोबैको को इन्फेक्ट करता है। और क्या करता है, एक लीव्स में एक कुछ तो मोज़ेक पैटर्न वाला कुछ इन्फेक्शन बनाता है। आप अगर ख्याल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पैचेस है, पैचेस बना हुआ है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो मोज़ेक कहाँ पे पैटर्न बनता है? लीव्स पे बनता है। लीव्स क्या है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। ऑप्शन बी में क्या है? इट अफेक्ट्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। सबसे इजी ऑप्शन है एंड सबसे सही है ना। बाकी सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस लीव्स इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए टोबैको मोज़ेक वायरस है ना। तो चलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे निकलते हैं जल्दी जल्दी। SARS-CoV-2 वायरस का जीनोमिक कंटेंट क्या है? बड़ा ही टॉपिकल क्वेश्चन है। हमारे ज़िंदगी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है पिछले 1-2 साल में, जहाँ पे इस SARS-CoV-2 वायरस का एक पैंडेमिक हम सबको फेस करना पड़ा है बहुत। लेकिन साइंटिस्ट
साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि उसका जीनोमिक कंटेंट क्या है। क्यों? क्योंकि उनसे पता चलेगा कि उस जीनोमिक कंटेंट से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये वायरस कैसे चेंज हो सकता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि इसका जीनोमिक कंटेंट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है SARS-CoV-2 वायरस में। ये आपको सबको पता होगा अभी तक। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। चलिए, ये तो हो गया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्यों? देखिए कितना इजी था ना, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन जस्ट आपको पता होगा तो आप फटाफट से आंसर कर देंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है कि ना प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप अगर देखेंगे तो आपको लगभग 9% क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। तो और हर साल देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। 3 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं इस टॉपिक से। सो 3 क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस मिलते हैं हमको। तो 2015 से पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड लीफ। चलिए ऑप्शन देखते हैं फॉर अ चेंज। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, आपको पता है ये सब ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स क्या होता है? रूट्स होते हैं, है ना। जिंजर तो रूट्स कहाँ ही जाता है, जिंजर रूट्स, है ना। अनियन छोड़िए, ठीक है, बाद में देखते हैं। कैरेट भी तो रूट्स ही है। तो इनमें से ऑप्शन क्या है मॉडिफाइड लीफ? ऑब्वियसली अनियन है। सो अनियन का क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहां पे ये जो स्टेम है ये एकदम कंडेंस बन के एक डिस्क बन जाता है, उसके नीचे आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिल जाते हैं, और ये जो लीव्स है वो स्टोरेज पर्पस के लिए फ्लैशी बन के ऐसे एक बल्ब बना लेता है। सो फ्लैशी स्केल लीव्स बनता है उसका, ठीक है। सो ये तो गया अपना एक मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होता है आपको एक तो पता ही है, ये देख लीजिए। मतलब फॉर डिफेंस पर्पसेस लीव्स कभी कभी थॉर्न्स बन जाते हैं, है ना। सो हमको पता है कि लीव्स का मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। एक और होता है जो सपोर्ट के लिए होता है, जिसका नाम है टेंड्रिल। आपको तो पता ही होगा कि जो टेंड्रिल्स होते हैं वो कॉइल करते हैं एंड कॉइल करके प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। सो जब टेंड्रिल का बात आ ही गया तो हम पूछ ही लेते हैं, टेंड्रिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश। इज इट लीफ, स्टेम ओनली, लीफ ओनली, एरियल रूट्स ओनली, और स्टेम और लीफ? यहाँ पे दोस्तों आप गलती मत करना, आंसर है स्टेम और लीफ, है ना। क्योंकि ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये स्टेम से भी बनते हैं, लीफ से भी बनते हैं। सो एक्सिलरी 4 टाइप के टेंड्रिल्स होते हैं। हम जस्ट एक बार जस्ट ये नाम याद रखेंगे और कुछ नहीं। 4 टाइप के टेंड्रिल्स होते हैं। एक्सिलरी टेंड्रिल्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स होते हैं, एपिकल बड होता है, और फ्लोरल होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दे रखा है, अगर आप चाहे तो पॉज करके एक बार देख लीजिए, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेंड्रिल्स के साथ ही रिलेटेड है। टेंड्रिल्स, which of the following properties causes the plant tendrils to coil around a bamboo stick? ये ऐसा एक बैम्बू स्टिक है, यहाँ पे टेंड्रिल्स कॉइल कर रहा है। कैसे? ऑप्शंस क्या है? टेंड्रिल्स हैज स्पाइंस, जी नहीं, स्पाइंस तो नहीं है। बेस ऑफ टेंड्रिल ग्रोस फास्टर देन द टिप, मतलब यहाँ पे ये अगर टेंड्रिल है तो फिर यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे कम, नहीं। ऑप्शन सी है, पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द बैम्बू स्टिक ग्रोज एट अ स्लोअर रेट देन द पार्ट अवे फ्रॉम इट। यही है करेक्ट आंसर। आप अगर देखोगे तो जहाँ पे टेंड्रिल्स के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे टेंड्रिल्स स्लो ग्रो कर रहे हैं, और बाहर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाला स्लो है, बाहर वाला ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये एक आर्च बना रहा है ना। सो ऐसे ही टेंड्रिल्स एक बैम्बू स्टिक को कॉइल करके ग्रो करता है। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि
ये सब तो हार्मोन की खेल होते हैं ना, तो कौन सी हार्मोन इसमें काम आता है? दोस्तों एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है यही काम आता है इस मामले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्टिक मूवमेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलस डिपेंडेंट मूवमेंट इन प्लांट्स। क्या होगा? यहां पे मैंने तो ऑलरेडी स्पॉइलर दे ही दिया है। देख लीजिए कि माइमोसा प्लांट्स का जो फोल्डिंग होता है लीव्स का, वो होता है एक नेस्टिक मूवमेंट। क्या है वो? आप जब उसको टच करते हैं वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एंड उस एक्शन पोटेंशियल के वजह से ये जो लीव्स होते हैं वो कर्ल अप कर जाते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, एक और एग्जाम्पल होता है, एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको जो नेस्टिक मूवमेंट है। आपने डैंडेलियन का नाम तो सुना होगा, एंड डैंडेलियन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ओपन करता है डैंडेलियन फ्लावर, एंड सनलाइट के एब्सेंस में वो बंद हो जाता है। सो डैंडेलियन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following anatomical structures is involved in guttation? Guttation है क्या? Guttation बेसिकली अपना एक तरीका होता है प्लांट्स का जहाँ पे ट्रांसपीरेशन काफ़ी नहीं होता है, to get rid of the excess water or solvent from the plants. So in that case they excrete out the solution via guttation. अभी इसके लिए कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपको पता है ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू, है ना? गटेशन होता है हाइड्रोथोर्स के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है, एकदम बीड्स लगता है पूरा प्लांट्स के आसपास, है ना? तो इसका जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोथोर्स का, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे गार्ड सेल मिलेगा आपको प्लांट सेल के तरह, स्टोमाटा के तरह, यहाँ पे एपिथेलियम, और यहाँ पे देखिए ये जो वास्कुलर टिश्यू है ट्रैकाइड, यही एक्सेस सॉल्वेंट पंप आउट करता है। सो द व्हाट इज इट कॉल्ड, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन इज हाइड्रोथोर्स, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी है, ये आप सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। Which of the following pairs gives rise to fruit and seed in the plant? है ना? Fruit and seed. आम जैसे मेरे को बहुत पसंद है। सो आम का जो सीड होता है वो बनता है ओव्यूल से, और फ्रूट जो बनता है मेरे को पता है कि वो ओवरी से बनता है। तो फ्रूट एंड सीड बोला है ना? सो फ्रूट होगा ओवरी से, सीड होगा ओव्यूल से। ऑप्शन डी, ओवरी एंड ओव्यूल, है ना? देखते हैं। ये देखिए आपको तो पता ही होगा यहाँ पे ये सब, कि ये जो ओवरी है ये बनता है फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये जाके बन जाता है सीड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओवरी एंड ओव्यूल। फ्रूट एंड सीड आर मेड फ्रॉम rather ovary and ovule becomes fruit and seed respectively, है ना? चलो वाटर पोटेंशियल के बारे में कुछ बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, है क्या वाटर पोटेंशियल? ये एक पोटेंशियल एनर्जी है पानी का पर यूनिट वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर आप एक यू शेप्ड अगर एक वेसल में आप पानी को रख देंगे तो फिर वो पानी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करके रख रहा है ना? तो वहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, जैसे आप सॉल्यूट्स इंक्लूड करेंगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक साइड का बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में एक हमने बीच में एक मेम्ब्रेन रख दिया है। सो अगर आप वहाँ पे सॉल्यूट इंट्रोड्यूस करेंगे एक आर्म पे, तो फिर वहाँ पे ऑस्मोसिस के लिए पानी को पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा एक साइड में। और अगर आप प्रेशर डालेंगे, एक साइड से प्रेशर डालेंगे, तो फिर एक साइड में पानी ऊपर आ जाएगा। सो ये सब होता है
जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन प्योर जो वाटर है, प्योर वाटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशंस। सो द आंसर हियर इज 0. 0 is the water potential of pure water at standard temperature and atmosphere. आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक और मैच द फॉलोइंग है। हमको बस इतना पता है कि कौन सा क्या है। मेरे को जब जैसे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, पहले मैं वैसे ही करता हूँ कि लाइगेस मेरे को पता है कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स करता है। S3 कहाँ पे है, ये देखिए S3 सिर्फ एक ही में है, बाकी सब S1, S5, S2 है। तो मेरे को तो आंसर यहीं पे मिल गया, है ना। आइसोमरेज जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स करता है, लाइएस जैसे रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप करता है। तो फिर ये आप देख के आपको ये देखिए आंसर्स तो आपको पता ही है, आपको कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को, कि आपको एक नोन पॉइंट से शुरू करना है और ऐसे ऐसे बिल्ड करना है धीरे धीरे करके, है ना। तो इसका आंसर है बी, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 3 cellular processes are listed below. Choose the correct combination of processes that involved proton gradient across the membrane. अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। फोटोसिंथेसिस में बनता है, जी हाँ बनता है। फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, आपको तो पता ही है, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, फिर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके एनर्जी बनता है, ADP to ATP बनता है। तो वहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम है। लेकिन क्या आपको लगता है एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का कोई ज़रूरत है? जी नहीं, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज से इधर लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बनता है, तो उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन, विच इज ऑप्शन बी। करेक्ट, करेक्ट, ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक कन्वर्शंस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। अभी ग्लूकोज टू पाइरुवेट के लिए तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज टू CO2 एंड इथेनॉल एनारोबिक है, वहाँ पे आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट का ज़रूरत ही नहीं है। ग्लूकोज टू लैक्टेट भी सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने पहले ही स्लाइड में कह रहा था कि वहाँ पे टर्मिनल जो एक्सेप्टर होता है वो है ऑक्सीजन, एंड इसीलिए आंसर है डी, ग्लूकोज to CO2 and H2O. Sorry. अभी देखिए, the products of light reaction during photosynthesis include, क्या होता है? ATP बनता है, बनता है, NADPH बनता है, बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वो भी बनता है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है। सो मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या है? ATP होता है, NADPH होता है ना। ये दोनों सबस्ट्रेट के काम आता है डार्क रिएक्शन के लिए। सो करेक्ट आंसर है ए, ATP एंड NADPH। अभी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर करके हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इतना बताइए कि ये जो हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, पेनिसिलिन, रिजरपाइन, एसिटामिनोफेन और क्विनिन, ये 4 में से कौन सा ऐसा है जो फंगल या प्लांट बेस्ड नहीं है केमिकल? पेनिसिलिन तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि फंगल एक एंटीबायोटिक है। रिजरपेन हार्ट अटैक के लिए काम आता है लेकिन प्लांट बेस्ड है। क्विनिन तो हमको पता है कि मतलब एक टाइम पे वंडर था ड्रग मलेरिया के अगेंस्ट, सिंकोना बार्क से मिलता है ना। सो बाकी है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन
एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो हम सिंथेटिक केमिस्ट्री करके बनाते हैं, है ना। सो आंसर है एसिटामिनोफेन। लेकिन ये है क्या, ये जाने से पहले बस यही पता करके जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। एसिटामिनोफेन बेसिकली है पैरासीटामोल। सर दर्द होता है, बुखार होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। सो उसी का दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी ये आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि केवीपीवाई में आपको कैसे 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 क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, और टिल देन थैंक यू।